हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज का जो टॉपिक है वो है न्यूटन्स के लॉज। आप लोग जानते हैं कि न्यूटन के 3 लॉज होते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। तीनों में अगर लॉज की बात करें तो हम मेनली इसमें फोर्स के बारे में बताते हैं और इसके जो कंसेप्ट हैं वो आगे फर्दर चैप्टर्स में यूज होते हैं। तो फर्स्ट लॉ से स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि फर्स्ट लॉ होता क्या है कि एक न्यूटन ने एक डेफिनेशन दी थी, उसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली कहा था बॉडी इज इन अ स्टेट ऑफ अ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, जो कि आपको स्क्रीन में नजर आ रही होगी। अच्छा, इसमें हाँ अगर देखा जाए तो न्यूटन ने जो लाइन कही उसमें एक लाइन कही कि बॉडी इज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दो तो रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन जो लिखा हुआ है, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है बॉडी इज मूविंग विद व्हाट, कांस्टेंट वेलोसिटी। बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है या फिर रेस्ट पे चल रही है। दोनों को उसने बोला कि ऐसे केस में अगर बॉडी कोई रेस्ट पे है तो जब तक उसमें फोर्स ना लगा हो तो रेस्ट पे रहेगी, और अगर कांस्टेंट वेलोसिटी चल रही है तब भी वो हम उसको ऐसा मानते हैं कि उसमें कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही है। कारण क्या है कि अगर आप दोनों केसेस में देखो तो इन बोथ द केसेस नेट एक्सेलरेशन इज व्हाट, जीरो। भाई दोनों में, रेस्ट में एक्सेलरेशन होगा नहीं और कांस्टेंट वेलोसिटी में भी एक्सेलरेशन जीरो होता है। अब आप लोग जानते हैं कि न्यूटन का जो फॉर्मूला होता है वो F इज इक्वल टू ma है, ये न्यूटन का सेकेंड लॉ है। तो F इज इक्वल टू ma में a को पुट करेंगे तो एक जीरो, तो फोर्स इज ऑल्सो जीरो। तो हमारे पास नेट फोर्स भी क्या आएगी, जीरो। ठीक है बच्चों, इसको एज सच थ्योरी वाइज तो इज नॉट इंपॉर्टेंट बट न्यूमेरिकली बहुत काम आता है। नेट फोर्स का मतलब होता है कि बॉडी जो है, मैं यहां लिख देता हूं, बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में है, मतलब उसमें अगर बॉडी में तीनों एक्सेस हैं एक्स वाई जेड, तो तीनों एक्सेस में उसमें फोर्स क्या मानेंगे हम, जीरो। तो नेट फोर्स जीरो, एक्सेलरेशन जीरो, हेंस बॉडी या फिर रेस्ट पे है या फिर कॉन्स्टेंटली वो चल रही है। तो कॉन्स्टेंटली और रेस्ट क्या हो गए, एक ही चीज हो गई। इतना समझ आ गया। अब इसको फंडे को हम न्यूमेरिकल में यूज करते हैं। उससे पहले एक चीज और याद रखिए कि आप लोग जानते हैं कि ये जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है इसको हम लोग एज सच लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। पता है आपको, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इनर्शिया जो होता है ना उसको हम बोलते हैं, उसमें भी डेफिनेशन इसकी तरह ही है, फर्स्ट लॉ की तरह ही, कि बॉडी अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी और अगर चल रही है तो चलती रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कह सकते हैं हम। दूसरा एक चीज याद रखना कि हमारे पास जो ये वैलिड है, जो हमारे पास न्यूटन्स लॉ का जो वैलिड है वो इनर्शियल फ्रेम में वैलिड है। इनर्शियल फ्रेम का मतलब होता है ऐसी जगह जहां से हम रेस्ट से ऑब्जर्व करके ऑब्जेक्ट को देखते हैं, जो कि मैं आपको फर्दर आगे चैप्टर में पढ़ाऊंगा। ठीक है, आई थिंक इतना क्लियर हो गया। अब इसको न्यूमेरिकली देखते हैं। देखिए इसमें एक न्यूमेरिकल है, फाइंड द टेंशन इन ऑल द स्ट्रिंग। आप अगर डायग्राम को देखिए तो यहाँ पर हमारे पास ऊपर सेलिंग है, ये 3 स्ट्रिंग है, ये और नीचे 25 kg वेट लगा है। अगर आप देखे जाए तो इसमें ये पूरी बॉडी बैलेंस है, मतलब इसमें कोई मूवमेंट नहीं है, तो ये रेस्ट पर है। अगर ये रेस्ट पे है तो हमारे पास न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंगली नेट फोर्स क्या होगी, जीरो। तो नेट फोर्स जीरो का मतलब हम इक्विलिब्रियम में रखेंगे, मतलब बॉडी की फोर्सेस को बैलेंस कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। ठीक, कैसे? पहले आप जानते हैं कि रस्सी के अंदर क्या होती है, टेंशन होती है। तो यहाँ मान लीजिए T1 है इस पॉइंट पर और इस तरफ इस रस्सी में T2 है, और अगर हम एरो ऐसे लगाएं और ऐसे लगाएं और यहाँ लिख दें T3, देखना जरा इस पॉइंट को, तो ये जो ऊपर वाला एरो है ये इस नॉट के लिए है और ये जो नीचे वाला एरो है ये इस 25 kg के लिए है, क्योंकि टेंशन इज ऑलवेज अ पुलिंग फोर्स। ठीक हो गया। अब इसमें आपको क्या बनाना है, जो मैंने पिछला लेक्चर दिया है, फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने से पहले आपको ये एंगल दिख रहे होंगे, उससे भी पहले अगर आप इसको देखो तो यहाँ सबसे इजी क्या है, सबसे इजी 25 kg वाला डायग्राम है, क्योंकि इसमें वेट जो है वो 25 नीचे की तरफ mg वेट और रस्सी में टेंशन T3 ऊपर की तरफ और ये बैलेंस है। तो इसके अकॉर्डिंगली ये बन गया क्या, फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। तो इसको अगर देखें तो हमारे पास T3 इज इक्वल टू वॉट,
25G और इसको क्या लिख सकते हैं एज सच 250 न्यूटन। तो T3 एक टेंशन हमारे पास ये आ गई। चेक करो, इतना क्लियर हो गया। अब इसको देखिए, अब इसमें हमारे पास यहां पर T1 और T2 पड़ा हुआ है। तो इसके लिए आपने करना क्या है, इसके लिए आपने ना यहाँ एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देनी है नॉट के पास। देख लो, खींच दिया। अब जब आपने यहाँ 30 लिया तो ये एंगल भी यहाँ 30 आएगा, क्योंकि ये एज सच ऑल्टरनेट एंगल बनेगा। यहाँ 60 है तो इस तरफ भी क्या आ जाएगा बच्चों, 60 डिग्री आएगा। अगर इसको ध्यान से अगर इधर देखें, इसका फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ बनाता हूँ किसका, नॉट का। तो इस तरफ हमारे पास है टेंशन T1, इस तरफ आपके पास है टेंशन T2। ये मैंने कहा कि इस तरफ आ गया आपके पास 30 डिग्री, इस तरफ आ गया आपके पास 60 डिग्री। क्लियर हो गया। और नीचे की तरफ इसमें क्या था, एज सच T3 था, जो कि किसके बराबर आ गया, 250। T3 आ चुका है। अब कंपोनेंट की बात करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि टेंशन T1 और T2 के यहाँ एंगल है, तो एंगल के साथ कंपोनेंट क्या आता है बोलो। तो यहाँ पर आता है cos 30 और इस तरफ T1 के साथ आएगा क्या, sin 30। इस तरह से T2 का कंपोनेंट यहाँ क्या आएगा बच्चों, T2 cos 60 और इसके परपेंडिकुलर T2 sin 60। चेक कर लो, इसमें अगर आप कोऑर्डिनेट बना दो तो और बेटर लगेगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंगली हमारे पास अगर एक्स एक्सिस में देखें तो नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस सिग्मा एफ एक्स का मतलब नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस को बैलेंस करिए। तो इसमें बॉडी इक्वेट कब होगी, जब ये और ये फोर्सेस बैलेंस होंगी। तो इसका मतलब हम करेंगे क्या, यहाँ पर T1 cos 30 इज इक्वल टू T2 cos 60, दोनों को इक्वेट कर दिया। वैल्यू आप लोग जानते हैं, cos 30 इज व्हाट, √3/2 और T2 cos 60 क्या होता है, हाफ होता है। तो हाफ और हाफ कट गया, तो T2 और T1 का रिलेशन क्या आ गया, √3T1। इतना क्लियर हुआ, चेक कर लो। ठीक, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो T1 और T2 की वैल्यू को अगर हम सॉल्व करें तो आप वर्टिकली या बैलेंस इक्वेशन करिए, क्योंकि इसमें ना हॉरिजॉन्टल आपने इक्विलिब्रियम कर दिया इसको। देखो इसमें T2 जो आया वो √3T1 आया। अब आप लोग जानते हैं कि T3 हमारे पास अभी निकला कितना, 250। क्लियर। अब इसमें अगर देखा जाए तो हमने हॉरिजॉन्टल बैलेंस कर लिया, वर्टिकली इसको बैलेंस कर देंगे, क्योंकि एज सच ये पूरा सिस्टम रेस्ट पे है न्यूटन फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंगली। अगर फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन भी जीरो, या एक्सेलरेशन जीरो तो नेट फोर्स इज ऑल्सो जीरो। अब इसमें ये वर्टिकल आपको दिख रहे हैं, ये दोनों, इन दोनों को बैलेंस करते हैं तो T1 sin 30 प्लस T2 sin 60 इज इक्वल टू T3 आएगा, क्योंकि नेट फोर्स जीरो कब होता है, जब फोर्सेस बैलेंस है तो नेट फोर्स जीरो। तो आपने इस तरह से बैलेंस करना है। अब यहाँ पर T1 हमारे पास रख देते हैं, sin 60 इज व्हाट, हाफ। ठीक है, प्लस T2 की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। T2 की वैल्यू कितनी है, √3T1 है, sin 60 इज व्हाट, √3/2 और T3 इज व्हाट, 250। यहाँ से इतना क्लियर हुआ। अच्छा जी, ये क्लियर हो गया। तो हमारे पास देखिए क्या है, ये आ गया आपके पास T1/2 प्लस, ये प्लस है, और √3 और √3 वैल्यू का मतलब 3, तो 3/2 T1 और 250। ठीक, अब इसमें से अगर देखें तो नीचे बेस सेम है और ये एक वैल्यू है, ये 3 है, तो बन जाएगा 4T1 / 2 250, और इसको कैंसिल आउट कर दो तो आपके पास क्या बचा, 2T1 50 बचा, 2T1 आपके पास 50 बचा। और इसमें से अगर आप T1 निकालो, T1 अगर आप इसमें से निकाल लें तो इसको काटोगे तो ये 125 न्यूटन आएगा। तो आपके पास टेंशन जो आ गई वो 125 न्यूटन आ गई T1। अब इस T1 को ना यहाँ पुट कर दो, चेक करो। तो जब आप इसको यहाँ पुट करोगे तो T2 इज व्हाट, √3 टाइम्स ज़्यादा होगा, √3 टाइम्स 2
√3 टाइम्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। दिस इज T3, दिस इज T1, दिस इज T3। तो T1, T2, T3 तीनों फोर्सेस आ गई। आई कैसे, तीनों को हमने बैलेंस किया। देखिए इसमें एक क्वेश्चन और, न्यूटन फर्स्ट लॉ को और क्लियर कर लेते हैं। फाइंड द एंगल थीटा इन इक्विलिब्रियम एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। डायग्राम आपके पास दिया हुआ है। क्या है डायग्राम, समझिए कि यहाँ पर एक रस्सी थी, उस रस्सी में आपने यहाँ पर एक फोर्स लगाई, ठीक है ना, मिड पॉइंट पर एक फोर्स लगाई, फोर्स √3 mg है। अब इस फोर्स से आपने रस्सी को खींचा हुआ है, ठीक, यहाँ पर रोका हुआ है आपने। अब इतने एंगल पर आपने रोका हुआ, जब आपने इसको रोका यहाँ पर खींचा तो यहाँ एंगल बन गया थीटा, क्योंकि ये पहले सीधा होगा वर्टिकली डाउनवर्ड, और खींचने पर ये यहाँ तक गया, और यहाँ पर जिस इंस्टेंट पे यहाँ पर गया तो हमने मान लिया कि यहाँ फोर्स इतनी लगी हुई है और इधर एंगल बन गया थीटा। तो इस थीटा को बताइए और रस्सी में कितनी टेंशन है वो बताइए, ठीक है। तो करना क्या है, सबसे पहले यहीं पर देख लेते हैं कि जैसे ये ब्लॉक है तो ऑब्वियसली सबसे पहले तो भैया इसका वेट आएगा mg नीचे। यहाँ पर अगर हम देखें तो इस टेंशन का नाम हो देते हैं T1, ये टेंशन इसकी है, और अगर इसको ऐसे बनाएं तो T1 ऐसे भी बन जाएगा, और इस केस में अगर देखें तो इसका नाम चेंज कर देते हैं, इसका नाम हो देते हैं T2। क्लियर हो गया। तो अगर हम इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम देखें यहाँ पर, तो आपके पास ब्लॉक में फ्री बॉडी डायग्राम में नीचे की तरफ क्या आएगा mg, ऊपर की तरफ क्या आएगा T, तो ये बैलेंस है। तो हमारे पास यहाँ पर हम इसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम, कौन सा, इन वर्टिकल इक्विलिब्रियम, इसको वर्टिकल इक्विलिब्रियम कहा जाता है। तो वर्टिकल इक्विलिब्रियम में आपको क्या करना है, नेट फोर्स 0, तो नेट फोर्स 0 का मतलब है T माइनस mg इज इक्वल टू 0। और इसको डायरेक्टली आप ऐसे भी कर सकते हो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, आपने फोर्सेस को बैलेंस कर देना है, ठीक है। ये आ गया हमारे पास T, कौन सा, ये वाला है, तो इसका नाम मैंने T1 रखा, तो T1 आ गया mg के बराबर। अब आता है ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है, इसको P नाम दे रहा हूँ, तो P पॉइंट जो आपको दिख रहा है, उस P पॉइंट में हमने फोर्सेस को बैलेंस करना है। तो क्या करेंगे, P पॉइंट का डायग्राम बनाते हैं फ्री बॉडी, ठीक है, ध्यान से देखना। P पॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो इधर की तरफ आता है क्या, T2। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर अगर T2 है तो यहीं पर अगर मैं इस लाइन को खींचूं ऐसे, तो ये थीटा नहीं आ जाएगा, ऑल्टरनेट एंगल, चेक कर लो। तो यहाँ पर अगर वर्टिकल लाइन ऐसे खींच देते हैं तो ये थीटा इधर आ चुका है ऑल्टरनेट एंगल की वजह से, ठीक है। और इसमें इसका कंपोनेंट आ जाएंगे, थीटा के साथ क्या आता है, कॉस थीटा, और इधर की तरफ क्या आता है, T2 साइन थीटा, और इधर की तरफ आपके पास फोर्स लगी है, और नीचे की तरफ क्या है, इसमें T1 है, जो कि किसके बराबर है, mg के बराबर है, यहीं लिख देते हैं। तो दिस इज अ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ अ पॉइंट P, और ये ब्लॉक का, चेक कर लो। अब आपके पास इसको बैलेंस करेंगे अगेन, अब इसमें इक्विलिब्रियम में आएंगे। वर्टिकल इक्विलिब्रियम में अगर चलते हैं, वर्टिकल इक्विलिब्रियम में, वर्टिकल में सीधा इक्विलिब्रियम लिख रहा हूँ, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में आप देखो तो यहाँ क्या हो रहा है, T2 cos थीटा इज इक्वल टू क्या, mg, T1 के बराबर, चेक कर लो, ठीक है। ये आ गया आपकी इक्वेशन नंबर 1, चेक कर लीजिए। अब इसको हॉरिजॉन्टली बैलेंस करिए, तो हॉरिजॉन्टली अगर हम फिर से इक्विलिब्रियम में लाते हैं तो इसको बोलेंगे F इज इक्वल टू, सॉरी, T2 साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, F आएगा, ठीक है। इसको वहाँ लिखते हैं, तो T2 साइन थीटा F किसके बराबर था, √3 mg के बराबर था, चेक कर लो। तो इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशन चेक कर लो, ये फर्स्ट मान लिया, वो सेकंड, तो भैया डिवाइड कर देते हैं किसको, सेकंड को बाय फर्स्ट से। तो देखो आप इसको और उसको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने में T2 और T2 कटेगा, तो यहाँ बचेगा आपके पास क्या, साइन थीटा और कॉस थीटा, बाकी एज सच T2 और T2 क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट, और यहाँ बचेगा आपके पास √3 mg, और इसके साथ देख लो यहाँ mg है, तो आपके पास ये कट जाएगा।
साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेंजेंट थीटा √3, और आपको पता है √3 टेंजेंट 3 में, √3 में कहाँ होता है, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 60 डिग्री पर। तो √3 60 डिग्री, मतलब 60 डिग्री एंगल जब यहाँ बनेगा उस वक्त ये फोर्स लगी होगी यहाँ पर √3 mg के बराबर। समझ आ गया? तो आपके पास थीटा आ गया। अब थीटा आ गया तो अगर आपने निकालना है, जैसे मैंने कहा है कि थीटा निकालो और टेंशन भी निकालो, तो टेंशन के लिए आप इक्वेशन नंबर 2 पे चले जाओ, देख लो। तो इक्वेशन नंबर 2 को यहाँ सॉल्व कर देते हैं, इस हिस्से में इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा T2 cos 60 इक्वल टू क्या, mg। चेक कर लो बच्चों। और T2 अगर निकालना है तो cos 60 हाफ होता है, cos 60 हाफ होता है, तो T2 इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 2 mg के बराबर। मतलब यहाँ पर टेंशन 2 mg है, जो कि mg वेट से डबल हो गई। ठीक, अब बचा यहाँ पर दूसरा, T2 आपके पास आ गया, T1 आपके पास mg है, तो मतलब काम हो गया। T1 आपके पास आ चुका है, ये T2 डबल है, T1 उसका आधा है, और एंगल इज थीटा। इसमें आपने किया क्या, अगेन फोर्सेस को बैलेंस किया। इज इट क्लियर?